वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात किया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कूलॉम्स लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? इसको स्टडी करने के लिए हमने 2 चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मान रखे हैं। लेट अस कैपिटल Q चार्ज एंड स्मॉल q चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन these 2 चार्ज पार्टिकल इज कैपिटल R. Now according to Coulomb's law, the force between these 2 charge particles will be directly proportional to product of their charges, and force will be inversely proportional to square of distance between these 2 charge particles. कि भाई जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा फोर्स होगा। यानी कि Q चार्ज जो लगाएगा इसके ऊपर, कैपिटल Q चार्ज जो स्मॉल q चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा, एंड स्मॉल q जो कैपिटल Q के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। नाउ व्हेन वी कंबाइन दीज 2 कंडीशंस वी कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. As we know, when we remove the directly proportionality sign, there will be a constant here. The directly proportionality constant is K, Q into Q by R square. This K is called electrostatic constant. Electrostatic constant. तो हमने क्या पढ़ा कूलॉम्स लॉ के अंदर कि 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। वो रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। कि अगर मान लिया प्लस Q और स्मॉल q, कैपिटल Q और स्मॉल q अगर सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, जैसे कि दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव हैं तो रिपल्सिव। अगर दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कैसा फोर्स लग जाएगा हमारा? अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। और जो फोर्स आएगा इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q इंटू स्मॉल q के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ हम चलते हैं, द फोर्स हमने देखा किसके बराबर होगा? Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं इफ वी इंक्रीज द Q, अगर हम Q की वैल्यू को इंक्रीज करें और स्मॉल q की वैल्यू को इंक्रीज करें और Q इंटू स्मॉल q की वैल्यू को इंक्रीज करें, अगर इन तीनों कंडीशंस में से अगर हम कुछ भी करते हैं देन फोर्स विल इंक्रीज, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग ही ये है कि अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने के साथ खुद भी बढ़ जाती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो इसका मतलब इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस देन फोर्स विल डिक्रीज। सो वी कैन से दैट अगर हम चार्ज पार्टिकल्स को, लेट दिस इज Q चार्ज पार्टिकल, दिस इज Q चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है कोई 10 न्यूटन का, बट इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस, अगर हमने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया Q एंड स्मॉल q, दो इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? लेस देन 10 न्यूटन, डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम R को डिक्रीज करते हैं
तो फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन से कम, अगर डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। इज दैट क्लियर? कि भाई अगर चार्ज की प्रोडक्ट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर चार्ज की प्रोडक्ट कम है तो फोर्स कम लगेगा। डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, अगर डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स हमारा ज़्यादा लगेगा। दिस इज कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ हमें बताता है। लेट कैपिटल Q एंड स्मॉल q टू चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r, और कैपिटल R भी आप मान सकते हैं। तो इफ Q charge is positive and small q charge is also positive, then force on this Q will be in this direction because this Q charge will repel this charge, and the capital Q charge will repel this small q charge. But we can say that the force on these two charge particle will always equal। जो ये फोर्स है कैपिटल Q के ऊपर और स्मॉल q के ऊपर, ये इक्वल होगा, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये हमने नेगेटिव साइन लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन के लिए। हम देख भी सकते हैं कि Q के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, कैपिटल Q के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस क्या हैं, इक्वल तो हैं, लेकिन इनके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट हैं। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होता तब भी हमारा यही केस रहता कि ये एक दूसरे को रिपेल करते। लेट इफ Q चार्ज इज नेगेटिव, कैपिटल Q चार्ज इज नेगेटिव एंड स्मॉल Q चार्ज इज पॉजिटिव, तो अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस कैपिटल Q के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा Q के कारण, वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, और स्मॉल q के ऊपर जो चार्ज फोर्स लगेगा कैपिटल Q के कारण, वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। बट द वैल्यूज ऑफ दीज टू फोर्सेज विल बी इक्वल बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। सो वी कैन से दैट टू चार्ज पार्टिकल्स will apply equal and opposite forces on each other। जैसे कि हम देख सकते हैं फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट वे क्या है, इक्वल भी हैं, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल रहेगा, और जो फोर्स लगेगा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इजिकल टू K स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय r स्क्वायर। दिस इज अवर स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये हमारी क्या है, स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। दिस इज अवर स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। हम दो चार्ज पार्टिकल्स मान लेते हैं, एक कैपिटल Q मान लिया और एक स्मॉल q मान लिया। उनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कैपिटल R। The force between them will be equal to K into capital Q into small q divided by R square. Now read the first question A part, distance between them reduces to half। तो क्या बोलता है कि हमें निकालना है कि फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। What is the effect on force between two charged particles when distance between them reduces to half। अगर उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दी जाए तो हम नया फोर्स निकालते हैं F डैश। डिस्टेंस जो है वो हमने क्या कर दी, रिड्यूसेस टू हाफ का मतलब क्या है कि हमने डिस्टेंस को R/2 कर दिया। नाउ द न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू K। द चार्ज इज सेम, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स वही हैं, केवल हमने डिस्टेंस को रिड्यूस किया है इसकी हाफ वैल्यू से। द न्यू फोर्स विल बी F डैश इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ R इज R/2, क्योंकि हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया है,
हाफ कर दिया है। दिस फोर्स विल बी इक्वल टू K इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 4। So the new force will be equal to, the new force F dash will be equal to 4 into K into Q divided by R square। ये 4 ऊपर चला जाएगा। Now we can see that K Q into Q by R square किसके बराबर है? F के। तो मेरा ये क्या आ जाएगा? इसकी जगह हम F पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 into F। So the force will become 4F। ये हमारे पुराने फोर्स से 4 गुना हो जाएगा। यही हमने पढ़ा भी था कि अगर डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं, यहाँ पर हमने हाफ कर दिया, तो फोर्स बढ़ना चाहिए और हमारा फोर्स बढ़ भी रहा है। बाय मैथमेटिकली भी हमने देख लिया कि ये हमारा फोर्स बढ़ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। नाउ टेक second part, charge on each particle is doubled. Let us, this is a small q charge particle, this is a capital Q charge particle, and distance between them is small r. Now the force according to Coulomb's law will be equal to K into Q divided by r square. Now in the question he is saying that द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, कि हमने इस Q की वैल्यू को क्या कर दिया? 2Q कर दिया, और इस कैपिटल Q की वैल्यू को 2 इंटू कैपिटल Q कर दिया। तो अब इनके बीच में फोर्स बताना है। लेट अस दैट फोर्स विल बी इक्वल टू F डैश। वो F डैश है तो हम कुलाम्स लॉ लगाएंगे। कुलाम्स लॉ है K इंटू Q की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? 2Q, 2 इंटू Q इंटू कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2Q, क्योंकि अपने क्या बोल रहा है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर दिया? डबल कर दिया है। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई इफेक्ट नहीं डाला है, आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो एफ डैश विल बी इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 इंटू के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ वी कैन सी दैट k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स F, then F dash will be equal to, now for this value we can put F, this will become 4F। तो हमारा जो नया फोर्स आया है F डैश वो किसके बराबर आ जाएगा? 4F के बराबर हमारा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों चार्ज पार्टिकल्स को डबल कर देते हैं, उनकी वैल्यूज को डबल कर देते हैं, तो नया फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हमारा हो जाएगा। नाउ टेक अस द थर्ड पार्ट, सी पार्ट। लेट अस Q एंड स्मॉल q, 2 चार्ज पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। द अकॉर्डिंग टू Coulomb's law F is equal to K into small q divided by r square। Now read the question, value of one charge is double and distance is also doubled। कि वो क्या बोलता है कि एक चार्ज की वैल्यू को डबल कर दिया और उसके बीच की डिस्टेंस को भी क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो हमें नया फोर्स निकालना है, तो नया फोर्स हमारा कैसे आएगा उसको हम देख लेते हैं। सो द न्यू फोर्स F डैश विल बी इक्वल टू K इंटू, किसी भी एक चार्ज को आप डबल कर दीजिए, या तो इसको 2Q बना दीजिए, अगर इसको नहीं बनाना है तो इसको 2 इंटू स्मॉल क्यू बना दीजिए। तो हमने इसको 2 इंटू स्मॉल क्यू बना दिया, ये आपकी मर्जी है। Q इंटू 2Q, कि एक चार्ज को तो हमने सेम रखा, Q को तो हमने सेम रखा कैपिटल Q को, स्मॉल q को हमने क्या कर दिया? 2Q कर दिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमने क्या बोला है? डिस्टेंस इज आल्सो डबल। डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, यानी r से 2r हमने कर दिया। तो F डैश विल बिकम, F डैश विल इक्वल टू K इंटू Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय, हेयर 2 इज आल्सो 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल आउट बाय 2। F डैश will be equal to K into small q into q divided by 2r square। Now we can see that K into q into
स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। तो हमारा एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ बाय 2। तो हमारा जो ये फोर्स है, जो नए वाला फोर्स है, वो कितना हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा पहले वाले फोर्स से। अगर ये कंडीशंस हम लगा देते हैं, इफ दिस कंडीशन वी विल अप्लाई देन फोर्स रिड्यूसेस टू इट्स हाफ वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो पूछ सकता है कि एक चार्ज को डबल कर दिया, किसी दूसरे चार्ज को 3 गुना कर दिया, डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, कितना रिड्यूस कर दिया, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको नए फोर्स की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, तो ये आप निकाल सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, डायमेंशनल फार्मूला एंड एसआई यूनिट फॉर चार्ज, कि हमारा चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट क्या होती है। चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी है हमारी, सॉरी चार्ज इज नॉट ए बेसिक क्वांटिटी, चार्ज। नाउ डायमेंशनल फार्मूला एंड एसआई यूनिट फॉर चार्ज, हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है चार्ज के लिए और उसकी एसआई यूनिट पता लगानी है। तो हमारा हम जानते हैं करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट हमारा चार्ज अपॉन टाइम होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आप कोई भी ले सकते हैं, टाइम को टी से। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज। 10th क्लास के अंदर आपने रीड आउट किया है, बेसिक फार्मूला ही है हमारा, इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नाउ द यूनिट फॉर करंट इज एम्पियर। करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, टाइम की एसआई यूनिट हमारी सेकंड होती है, और चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलाम। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। तो ये यूनिट्स आपको याद रखनी है कि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम्स होती है और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। नाउ वी विल फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला Q into T, Q by T. So Q will be equal to I into T. There is a term of ampere capital A, time capital T, but there is no term for mass and length. तो हमारे चार्ज के फार्मूला के अंदर केवल हमारी करंट की टर्म है, टाइम की टर्म है, मास और लेंथ की कोई भी टर्म नहीं है। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, चार्ज हम पहले लिखेंगे m, मास की कोई टर्म है, मास की देयर इज नो एनी टर्म टू द मास, सो m इज 0, लेंथ की कोई टर्म नहीं है तो l इज 0, एम्पियर यानी करंट की पावर 1 है तो हम लिख देंगे a रेज टू पावर 1, एंड टाइम, टाइम की भी a की पावर है, फर्स्ट पावर है तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल T1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया चार्ज का। क्या हुआ, m0 l0 a1 t1। दिस इज आवर डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया चार्ज का। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशनल फार्मूला एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट? अभी हमने देखा था F इजिकल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ है हमारा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। कैपिटल Q और Q की वैल्यूज आपको दी होंगी, उनके बीच के डिस्टेंस भी आपको दी होगी, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। बट नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा कांस्टेंट है। तो इसकी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक तरफ कर लेता हूं। K इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q इंटू Q।
मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, देख सकते हैं आप, आर को मैं इस तरफ ले गया, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ले आए। नाउ व्हाट इज द यूनिट, वी नो दैट द यूनिट फॉर फोर्स इज न्यूटन, हमने एफ की यूनिट लिख ली न्यूटन, आर इज ए डिस्टेंस, इट इज मीटर एंड स्क्वायर इज देयर, सो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, देयर आर टू चार्जेस, कूलाम इनटू कूलाम विल इक्वल टू कूलाम स्क्वायर, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, हम डायमेंशनल फार्मूला अभी निकाल लेते हैं इसका। तो हमने देखा k इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय q इंटू स्मॉल q। नाउ द डायमेंशनल फार्मूला कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज m1 L1 T माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। हम निकाल के देख लेते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स होता है हमारा m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, F इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड देयर इज वन टर्म ऑफ टाइम आल्सो। सो नाउ डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स, मास की एक टर्म है तो m1, लेंथ की एक टर्म है तो L1, t की टू टर्म्स है लेकिन डिवाइड में है तो क्या लिख देंगे, t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स का। तो हमने यहां पे लिख दिया डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का m1 L1 t माइनस 2। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेंथ इज L स्क्वायर, लेंथ की एक टर्म है और उसका स्क्वायर है L स्क्वायर। हाँ पापा जी, खाऊं 10-1 मिनट में आया, आऊं। डिवाइडेड बाय द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज हमने अभी निकाल के देखा था, a इंटू टी, क्या था डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का, m0 L0 a1 t1, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, a is represented for the current and t is represented for the time. This is the dimensional formula for this charge and this charge also a t. Now solve this equation. There is m1, यहाँ पर हमारा m1 है, m raised to power 1, यहाँ पे कोई m की टर्म नहीं है, मास की कोई टर्म नहीं है, डिवाइड में भी मास की कोई टर्म नहीं है, तो हमारा क्या रह गया, m1। लेंथ की वन टर्म इज देयर, टू टर्म इज देयर, 1 + 2 3, देयर इज नो टर्म इन द डिनोमिनेटर, सो L3। नाउ फॉर द टाइम देयर आर टू टर्म्स इन नेगेटिव, -2 एंड 1 + 1 2, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएंगे, -2, सो टाइम की टोटल कितनी टर्म हो गई, -4, सो वी कैन राइट दैट t raised to power -4। नाउ फॉर द एम्पियर, a की कितनी टर्म है, करंट की कितनी टर्म है, यहाँ पर a की कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर भी a की कोई टर्म नहीं है, देयर इज 2 टर्म्स ऑफ a इन डिनोमिनेटर, सो वी कैन टेक इट अप एंड मेक इट -2। So the dimensional formula for k is m1 L3 t -4 a -2, this is the dimensional formula for electrostatic constant। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, k का डायमेंशनल फार्मूला है हमारा m1 L, तो डायमेंशनल फार्मूला है हमारा k का m1 L2 t -4 एंड a -2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर k, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, एंड द यूनिट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हमने आज जो हमारा स्टडी किया है वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी किया है। कूलम्ब्स लॉ क्या है, डायमेंशनल फार्मूला हमने स्टडी किए हैं। होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये आपको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हम कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करेंगे इन वेक्टर फॉर्म और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, उनके डायमेंशनल फार्मूला क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आप सभी को समझ में आया है। वीडियोस को कम्प्लीटली देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।